गुड इवनिंग क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हमारा जो सोशोलॉजी का लेक्चर 72, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ रेस एंड एथनिसिटी। तो ये आज हमारा जो सोशोलॉजी का 72nd लेक्चर है, तो इसमें हम देखेंगे भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो सोसाइटी में होती है वो रेस और एथनिसिटी की वजह से क्यों होती है, इसकी क्या थ्योरीज हैं, तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे। आई होप आपको पता होगा, मैं फिर से एक बार रिविजिट कर देता हूँ भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। हम ना सोसाइटी में जो पीपल हैं, जो लोग हैं, उनको हम डिवाइड कर देते हैं हायरार्की में भी। जे इसका ऊपर का रैंक, इसका नीचे का रैंक, इसका उससे नीचे का रैंक। तो उससे क्या होता है, उसके बेसिस पे हम उनको रिवॉर्ड या जो भी पनिशमेंट है वो डिसाइड करते हैं। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो अगर आप देखोगे तो हमने ऑलरेडी देखा भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास कैसे होती है सोसाइटी में। क्लास मतलब इकोनॉमिक क्राइटेरिया, फिर हमने स्टेटस ग्रुप देखा, फिर हमने जेंडर देखा। तो आज हमारा जो है ये रेस एंड एथनिसिटी की वजह से कैसे होता है। तो पहले तो मेरे को था भी मैं इसका दोनों का अलग अलग लेक्चर बनाऊं, बट मुझे था भी क्योंकि ना ऐसे तो फिर हमारे जो लेक्चर डेली एक लेक्चर मेरा वो होता है, पर्पज होता है भी डेली एक लेक्चर यूट्यूब के चैनल पे अपलोड हो, क्योंकि स्टूडेंट्स जो इस साल प्री दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, उनको बहुत बेनिफिशियल हो। क्योंकि मेरा आइडिया है भी ये अभी जो स्टूडेंट्स प्री और मेंस इस साल देंगे, मैं ये पूरा जो सिलेबस है उसको ख़त्म करूं, तो इसलिए रेगुलरली बेस पे, डेली बेसिस पे अभी लेक्चर अपलोड करने स्टार्ट किए हैं। पेपर 1 में भी हमने 6-7 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो वो आप देख सकते हो। तो अभी हम देखेंगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ रेस एंड एथनिसिटी कैसे होता है। तो अब देखिए, मीन्स एक ना ये पॉइंट थी भी, मतलब जो कलरिज्म है, जो ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटी, मतलब जो कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन है। बाकी मैं अभी जो डिटेल में जो टॉपिक ओपन करूँगा, रेस और एथनिसिटी को डिटेल में ओपन करूँगा, लेकिन मैं फर्स्ट में आपको देना चाहता एक ना, मतलब जैसे होता है ना, एक मूवी शुरू होनी होती है उससे पहले मैं एक ट्रेलर देना चाहता हूँ भी। जो सोसाइटी में रेसिज्म होता है, जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, क्योंकि जो अगर आपने देखा होगा क्या होता है, जो रेसिज्म होता है ऑन द बेसिस ऑफ रेस होता है, और रेस में क्या होता है, वाइट एंड ब्लैक, दो तरह के लोग हैं। तो उनके बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वाइट्स एंड ब्लैक्स के बीच में, तो उसका मैं एक छोटा सा ट्रेलर दे रहा हूँ आपको। एंड जो एक, मतलब एक स्टूडेंट की जो पोइम, एक बच्चे की पोइम भी, उनको छोटे स्कूल से ही कैसे डिस्क्रिमिनेशन उनके दिमाग में जो डाला जाता है। अदरवाइज अगर आप देखोगे वाइट एंड ब्लैक आर जस्ट कलर्स, मतलब इसको सोसाइटी में ऐसा बना दिया गया है भी वाइट लोग ज़्यादा सही होते हैं, ब्लैक सही नहीं होते। और ये ऐसा नहीं है ये सिर्फ वेस्टर्न सोसाइटी का फिनोमिना है, ये हमारी इंडियन सोसाइटी में भी कैसे होता है मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो ये देखिए एक छोटा सी पोइम, इफ़ यू आर ब्लैक स्टे बैक, इफ़ यू आर ब्राउन स्टिक अराउंड, इफ़ यू आर येलो यू आर मेलो, इफ़ यू आर वाइट यू आर ऑल राइट। तो मीन्स ये एक बच्चों की पोइम में भी डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें। तो जो रेस और एथनिसिटी है आर यूज्ड इन सोशियोलॉजिकल डिस्कोर्स टू अंडरस्टैंड वेरियस सोशल स्ट्रक्चर ऑफ पावर, इनक्वालिटी एंड स्ट्रेटिफिकेशन। मतलब रेस और एथनिसिटी की जो कंसेप्ट हैं, रेस एंड एथनिसिटी, और ये दोनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पेपर 1 में भी इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 में भी इंपॉर्टेंट है, और अपार्ट फ्रॉम दिस आपके जीएस पेपर 4 एथिक्स में इंपॉर्टेंट है, सोशल इश्यूज में इंपॉर्टेंट है, आपके ऐसे में इंपॉर्टेंट है। तो ये लेक्चर अगर आप समझोगे ना, यू विल गेट न्यू इंसाइट्स, यू विल गेट मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पीपल, अबाउट द रेस एथनिसिटी। सो आप देखिए, जो रेस एंड एथनिसिटी जो दो कंसेप्ट हैं, तो सोशोलॉजिकल डिस्कोर्स में इनके ऊपर बहुत स्टडी होता है टू अंडरस्टैंड भी जब इनके बेसिस पे पावर कैसे वो होता है, इनक्वालिटी कैसे होती है, और स्ट्रेटिफिकेशन कैसे होती है। तो अगर आप देखोगे, सम पीपल थिंक भी रेस और जो एथनिसिटी है जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, पर हम क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे भी नो, इट्स नॉट बायोलॉजिकल।
हम इनको डीपर मीनिंग देखेंगे भी ये कैसे सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किया है। सोसाइटी ने अपने बेनिफिट के लिए, कुछ लोगों ने अपने बेनिफिट के लिए दूसरे लोगों को एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए ये कंसेप्ट्स को कैसे वर्थ दिया है। Moreover, they are not just social constructions, rather they lead to creation of various identity and marginalization, race and ethnicity of different social groups। तो सिर्फ ये सोशल कंस्ट्रक्ट नहीं है, चलो एक तो होता है ना भी सोशल कंस्ट्रक्ट कर दिया भी चलो जी आपकी रेस ये है, आपकी रेस ये है, आपकी रेस ये है, बट जो बात है जी जहाँ पे नहीं खत्म हो जाती भी एक सोशल कंस्ट्रक्ट, उसके बेसिस पे कुछ लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, आइडेंटिटी फॉर्म होती है, उनको मार्जिनलाइज का किया जाता है। तो वो सब चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। तो अगर आपने देखा होगा 2 साल पहले ब्लैक लाइव्स मैटर जो मूवमेंट थी वो स्टार्ट हुई थी, एंड वाइट सुपरमेसी। तो मतलब जो इसने जो डिस्कोर्स था जो पूरे वर्ल्ड के सामने ले आए थे, और इसके रिलेटेड इंडिया में भी प्रोटेस्ट हुए थे। तो ये इंडिया में जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर आई थिंक प्रोटेस्ट हुए थे, वैसे ही दलित लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट हुए थे। मतलब दलित भी जो, क्योंकि वहाँ पे जैसे अमेरिकन सोसाइटी में ब्लैक पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड, सेम वे इंडियन सोसाइटी में जो दलित लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। जब पेपर 2 में हम कास्ट सिस्टम देखेंगे उसमें हम बहुत इसको डिटेल में कास्ट सिस्टम को पढ़ेंगे। तो इंडिया में भी ये दलित लाइव मैटर, फिर इनसे इंस्पायर होकर इसके रिलेटेड भी इंडिया में भी कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। तो इससे क्या हुआ भी, इस पे ये आया भी, अगर हम जो कहते थे जो रेसिज्म है भी 18 सेंचुरी में होता था, 17 सेंचुरी में होता था, 19 सेंचुरी में होता था, 20 सेंचुरी में होता था, लेकिन आज 21 सेंचुरी में भी ये फिनोमिना है। तो ब्लैक लाइव्स मैटर एंड वाइट सुपरमेसी। तो मैं अभी, अब देखिए, अब ये मैंने एक ओवरव्यू आपको दे दिया है। अब इसको हम लेक्चर को ओपन करने जा रहे हैं। तो लेक्चर को ओपन करने से पहले मैं रेस को डिफाइन करूंगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया है अंडरस्टैंडिंग एक अच्छी चीज़ है, समझना अच्छी चीज़ है, बट हमें पता होना चाहिए भी जब हम पेपर में कोई भी आंसर आता है, सपोज करो आपको आंसर आता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, तो आपको यू शुड नो द डेफिनेशंस, क्योंकि डेफिनेशन से अगर आप आंसर ओपन करते हो तो दैट इज मोर इम्पैक्टफुल। तो अब रेस क्या है, जो रेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे। रेस जो डिफाइन होती है, जो रेस को समझा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फिजिकल फीचर्स, उनकी स्किन कैसी है, स्किन का कलर कैसा है, फेशियल फीचर्स कैसी हैं, हाइट कितनी है, और ऑन द अदर क्या होते हैं, मतलब करली फेज है कि स्ट्रेट फेज, करली हेयर है कि स्ट्रेट हेयर है, नोज कैसा है, छोटा नोज, बड़ा नोज, लिप की शेप्स कैसी है। तो ये कुछ फीचर्स होती हैं, उनके बेसिस पे सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट रेसेस में लोगों को डिवाइड किया जाता है। जैसे कि हमारे जहाँ पे देखते हैं जो पूरे वर्ल्ड में जो कैसे किया हुआ है, कॉकेशियंस, मंगोलॉइड्स एंड निग्रोइड्स। तो ये देखिए, तो सच जो डिविजन्स हैं द मेड बाय फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी एंड वर कंसिडर्ड साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन आई, लेकिन अब मैं देखिए, मैं ये इस जो फिनोमिना है जो इन्होंने साइंस के बेसिस पे लोगों को डिवाइड किया है, मैं इसको कैसे फॉल्सिफाई करूंगा आगे की स्लाइड्स में। आप थोड़ा जब इसको लेक्चर को आप आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी आपका एक होमवर्क है, आपने जो नोट कीजिए, रामचंद्र गुहा, उन्होंने भी ना इंडिया में रेसेस, जो इंडियन लोगों को रेसेज में क्लासीफाई किया है। तो आपने वो देखना है भी कितनी रेसेज में और कैसे क्लासीफाई किया, दैट्स योर होमवर्क। तो अभी हम देखते हैं, अब देखो जो 18th सेंचुरी में थे लोग थे, वो मतलब बहुत ज़्यादा रेसिस्ट थे, मतलब उनके लिए वाइट पीपल आर वेरी सिविलाइज्ड। तो ऐसे ही एक थे फ्रेडरिक फरार, तो उन्होंने 1866 में एप्टीट्यूड ऑफ रेसेस पे लेक्चर दिया था, और उनको पीपल को सिविलाइजेशन के बेसिस पे डिवाइड किया था। तो सैवेज पीपल किसको बोला, ऑल अफ्रीकन्स, इंडिजिनियस पीपल एंड पीपल ऑफ कलर। इंडिजिनियस मतलब जैसे कि
जो लोग ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे, जैसे कि यूएसए, अगर आपको पता होगा, जो यूएसए को बसाया है वो ब्रिटिशर लोगों ने बसाया है, तो वहां के जो इंडिजीनियस लोग थे वो कौन थे? रेड इंडियंस। तो पीपल ऑफ कलर विद द एक्सेप्शन ऑफ चाइनीज। सेमी सैवेज किसको कहा है? चाइनीज हु आर वन सैवेज बट नाउ वेल सिविलाइज। सिविलाइज किनको बोला है? यूरोपियन, आर्यन एंड सेमेटिक पीपल। तो देखिए, सैवेज, सेमी सैवेज, सिविलाइज्ड के बेसिस पे लोगों को डिवाइड कर दिया। उसके बेसिस पे एक आगे एक और आए, कार्लोस लिनियोस। कार्लोस लिनियोस, नाम भी टफ है थोड़ा सा, बट रट्टा मारना पड़ेगा आपको। तो इन्होंने स्किन कलर के बेसिस पे 4 ग्रुप में डिवाइड किया: अमेरिकन रेड, यूरोपियन वाइट, एशियन येलो, अफ्रीकन वाइट ब्लैक। तो उन्होंने क्या कहा, जो अमेरिकन हैं दे आर इल टेम्पर्ड एंड सबड्यूएबल। यूरोपियन को क्या कहा? सीरियस एंड स्ट्रॉन्ग। एशियन को क्या कहा? मेलेंचुएट एंड ग्रीडी। एंड अफ्रीकन को क्या कहा? लिस्टलेस एंड लेजी। तो मतलब देखिए रेस के बेसिस पे कैसे मतलब वो जो कलर के बेसिस पे कैसे उनको लोगों को वो किया जा रहा है। अभी तो आप अगर ऐसे हो तो ऐसे हो, मतलब ये दिखाता है भी उस टाइम के लोग कितने ज्यादा रेसिस्ट थे। तो बाय द वे ये पीपीटी आपको मिल जाएंगी, जे मैंने आपको जो लेक्चर है, तो ये लेक्चर जो नितिन सांगवान सर की बुक है, तो उसमें जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ रेस एंड एथनिसिटी वो टॉपिक को पढ़ो। और ये एक्चुअली वैल्यू एडिशन इंफॉर्मेशन है जो कि मैंने इंटरनेट से उठाई है और इग्नू से उठाई है। मैं ज़्यादातर अभी मैंने देखा है भी इग्नू के मैं ज़्यादा कंटेंट अपने लेक्चर्स में लेके आ रहा हूँ, क्योंकि इग्नू का कंटेंट मुझे लगता है वेरी सिंपल लैंग्वेज है और बहुत ही, क्योंकि यूपीएससी के एग्जामिनर भी आई थिंक इग्नू के कंटेंट को से ही जो जब वो क्वेश्चन चेक करते हैं तो मॉडल आंसर बनाते हैं। तो आगे क्या है, एक कंसेप्ट आता है एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म जो विलियम ग्राहम समनर ने दिया था, उसने जो डिस्क्राइब की, इन्वॉल्व ए बिलीफ ऑफ एटीट्यूड दैट वंज ऑन कल्चर इज बेटर देन ऑल अदर्स। तो इन्होंने एथनोसेंट्रिज्म भी, मेरा कल्चर तुम्हारे कल्चर से बढ़िया है। बट अभी जो मैं बताता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है एज ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ने से पहले मे बी मैं भी बायस्ड होता हूँगा, तो बट मुझे ऐसा लगता है कल्चर को कभी भी लेंसेज से मत देखो। कोई कल्चर अच्छा या बुरा नहीं होता, सब कल्चर को रिस्पेक्ट से देखो। किसी को, हाँ, कुछ अगर प्रॉब्लम्स हैं किसी कल्चर में तो उनको जरूर आइडेंटिफाई करो, बट ऐसा मत कहो कि अगर उन लोगों का कल्चर ही डिफरेंट है तो उनको आप डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दो। हो सकता है किसी कल्चर में कुछ सोशल ईवल्स होती हैं, तो आप उन ईवल्स को प्रोटेस्ट करो। जैसे कि हिंदू कल्चर में हमारे जहाँ पे डाउरी सिस्टम था, ये एक बहुत ज़्यादा, डॉरी सिस्टम था नहीं है, मतलब एक बहुत गंदी सोशल ईवल है। सती सिस्टम था, तो ये एक बहुत वो है, क्या कहते हैं, सोशल ईवल है थी। अब तो राजा राम मोहन रॉय जी ने इसके खिलाफ जो एक वॉर लड़ा। सेम वे इस्लाम में जैसे अगर आप देखोगे, ट्रिपल तलाक एक जो कल्चरल प्रैक्टिस थी जो वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी थी। और आई थिंक जो एक वहाँ पे जो पॉलीगैमी का कंसेप्ट है, निकाह हलाला का कंसेप्ट है, तो ये क्या है, आप ये टर्म्स नोट कर लीजिए, क्योंकि एज ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी और एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको ये सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो मतलब ये कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, तो मतलब जिनको आपको वो करना है, बट ऐसा नहीं है भी, मतलब अगर कल्चर उनका डिफरेंट है किसी भी पीपल का, तो आप पूरे लोगों को वो करो। मेरा ऐसा मानना है इसमें भी, कोई कल्चर अच्छा या बुरा नहीं होता, बस कुछ प्रैक्टिसेस जो होती हैं जो एक ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन डिग्निटी को रिस्पेक्ट नहीं करती, उनके खिलाफ आपको आवाज उठानी है। तो अभी आप देखिए, ये रेस को पहले बायोलॉजिकली बेसिस पे डिवाइड कर रहे थे, स्किन कलर, आपका
स्किन कलर हो गया, फिर आपके हेयर के कैसे स्टाइल कैसा है, नाक का साइज कैसा है, लिप्स के साइज कैसा है। लेकिन अब आप देखिए जैसे जैसे रेस पे रिसर्च मैच्योर होती गई, तो तब तब क्या किया इन्होंने, डिफाइन किया। क्या किया डिफाइन, भी रेस जो है वो एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, बायोलॉजिकल नहीं है। भी सोशली लोगों ने इसको कंस्ट्रक्ट किया ये टर्म। तो अगर आप देखोगे, कहते जो रेस का आइडिया था 17वीं सेंचुरी में, रेस का कोई आइडिया ही नहीं था, और 18वीं सेंचुरी तक तो रेस का कोई क्लियरिंग मीनिंग नहीं पता था। लेकिन यूरोपियंस ने जब वहां पे, अगर आपने देखा, कॉलोनाइजेशन का सिस्टम स्टार्ट किया, तो अब कॉलोनाइज करना है लोगों को, तो स्पिरिटी कर, मतलब अपने आप को सुपीरियर दिखाना है दूसरे लोगों को जिनको कॉलोनाइज कर रहे हैं, अफ्रीकन पीपल, एशियन पीपल। तो यूरोपियंस ने कहते रेस का कंसेप्ट वो किया ताकि वो क्लेम करे भी हम आपसे सुपीरियर हैं, इसलिए हम आपके जो रिसोर्सेज हैं आप पे रूल कर सकते हैं। और इन्होंने, अब देखिए सिर्फ ऐसे बोलने से नहीं होता, इन्होंने रिलीजन का यूज किया, बिलीफ का यूज किया, और इवन साइंस को भी यूज किया टू जस्टिफाई देयर बिलीव्स। तो मतलब जिस जो आपने देखी थी जहाँ पे, जो एक्चुअली साइंटिफिक ही बोल रहे थे भी अगर आप इस कलर के हो तो आप ऐसे हो, लेजी हो। तो मतलब ये साइंस एक तरह का, तो भी ताकि लोगों को, लोग वो जो उनका डोमिनेशन है, जो उनका, लोग अपनी सबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट करें। तो ये रेस एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो रेशियल डिस्टिंक्शन एंड फिजिकल फीचर्स नॉर्मलाइज्ड आइडिया ऑफ वाइट सुपीरियरिटी, वाइट आर सुपीरियर पीपल। तो ये कॉलोनाइजेशन का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ, और उन्होंने वाइट मैन बर्डन थ्योरी भी दी थी। वाइट मैन बर्डन भी, जो लोग हैं, मतलब जहाँ के हमारे एशियन लोग, अफ्रीकन लोग, ये वाइट मैन की बर्डन है, मतलब वाइट मैन की बर्डन है। और ऐसे उन्होंने वो दिखाया भी वाइट मैन कैसे इनको लेके जा रहे हैं ऊपर उठा के, मतलब एक तरह का, इसको कहते हैं प्रोपेगेंडा, नरेटिव, द वॉर ऑफ नरेटिव। नरेटिव सेट किया भी हाँ जी, हम देखो अपने कंधों पे आप लोगों की बर्डन उठा रहे हैं आप लोगों को सिविलाइज करने के लिए, लेकिन आप सबको सच्चाई पता है, मुझे भी सच्चाई पता है भी इन लोगों ने सिर्फ ये एक दिखाने को था, इन्होंने इतना एक्सप्लॉइट किया है अफ्रीकन पीपल, एशियन पीपल। एक जे शशि थरूर जी हैं, द एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इनकी एक बुक आई थी एन इरा ऑफ डार्कनेस। तो इन्होंने बहुत डिटेल में बताया है भी मतलब कैसे इंडिया के जो रिच रिसोर्सेज थे इन्होंने एक्सप्लॉइट किए हैं। तो इसकी आप समरी देख लीजिएगा, क्योंकि समटाइम बुक्स की समरी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपको ऐसे लिखने में। तो रेस एक जो सोशल कंस्ट्रक्शन है, तो जहां पे अगर आप देखोगे तो जो ऐसा बोल रहे हैं भी रेस एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, तो जस्ट ये क्यों क्रिएट किया है, ताकि लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा सके। तो ये कह रहे हैं देयर इज नो स्पेशल जेनेटिक मार्कर्स टू डिफरेंशिएट पीपल इन द नेम ऑफ रेस। कोई जेनेटिक मार्कर्स ही नहीं है, जीन्स में कोई मार्कर ही नहीं है जो डिवाइड कर सके पीपल को डिफरेंट रेस। टू पीपल फ्रॉम द सेम रेस कैन बी मोर डिफरेंसेस देन द पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस। तो कहते अगर दो लोग हैं उनके जीन्स में इतना डिफरेंस हो सकता है सेम रेस के, जो कि डिफरेंट रेसेस के भी दो पीपल में नहीं होगा। तो डाइवर्सिटी ऑफ पीपल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जोग्राफिकल लोकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल हैज ए सोशल बेसिस विद इट्स ऑन हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, द क्रिएशन ऑफ रेशियल आइडेंटिटी इज ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग हायरार्कीज एंड पावर इम्बैलेंसेज। तो हायरार्की क्रिएट करनी थी, पावर इम्बैलेंस क्रिएट करना था, जो रेशियल आइडेंटिटी की है। तो द आइडिया ऑफ रेस का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। और जो स्किन कलर है, जो स्किन कलर वेरी होता है, वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट एंड मेलानिन इन द स्किन। तो मतलब ऐसा कुछ वो रेस नहीं है जो एक साइंटिफिक, जो एक उन्होंने अपना प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया था ऑन द बेसिस भी हमने इस पर रिसर्च की है भी वाइट पीपल सुपीरियर है, ब्लैक पीपल नहीं सुपीरियर है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये रेसिज्म स्टार्ट हुआ था, तो अभी एक आपको बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं। एक ना प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, जेनोग्राफिक प्रोजेक्ट। जेनोग्राफिक प्रोजेक्ट नेट जियो ने स्टार्ट किया था।
आई थिंक 2005 में। तो ये प्रोजेक्ट की ना जो फाइंडिंग्स थी, मतलब इन्होंने बहुत सारे लोगों के जीन्स चेक किए, तो जो फाइंडिंग्स थी, तो मतलब उसको जो फाइंडिंग्स ने पूरे वर्ल्ड को शॉक कर दिया था। तो फाइंडिंग्स क्या थी भी, जो अब देखिए जो वाइट पीपल थे वो क्या कह रहे थे भी, जो अफ्रीका के लोग हैं वो क्या हैं, इन्फीरियर है एज कम्पेयर टू यूरोपियन पीपल। बट जो फाइंडिंग्स थी, इन्होंने क्या बताया भी, जो ऑल ह्यूमन कैन ट्रेस देयर एंसेस्ट्री बैक टू अफ्रीका, सभी लोग ही अफ्रीका से आए हैं। तो आपका जो बेसिक वो था भी भी हम इसलिए डिफरेंट हैं, तो वो पूरा पर्पज ही डिफीट हो गया। पूरा मतलब जो रेसिज्म का पूरा बेस था भी, जीन्स डिफरेंट डिफरेंट है, पर आप देखिए जो सभी लोग हैं वो कहाँ से अपनी एंसेस्ट्री ट्रेस कर सकते हैं, अफ्रीका से। द अर्लीस्ट ह्यूमन इवॉल्व ऑन द कॉन्टिनेंट अराउंड 2 lakh years ago, then began to migrate Africa 60,000 years ago. The first human leave to Africa traveled along the southern coast of Asia and eventually reached Australia 50,000 years ago. तो ये मैंने मैप बनाया हुआ है, तो इसमें बताया हुआ है कैसे लोगों ने अफ्रीका से चलना स्टार्ट किया और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे गए। तो ये मैंने जब मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने इसको, क्योंकि मैंने कहीं ये वीडियो देखी थी तो फिर मैंने इसको ढूंढा, इस पे पढ़ा, तो आई थॉट दैट आई शुड शेयर इट विद यू। थैंक समटाइम कभी ऐसे में भी आ जाता है, और आप इसको जेनोग्राफिक प्रोजेक्ट है ना, तो इसको आप लिख भी सकते हो, तो थोड़ा सा एग्जामिनर को भी फील आएगी भी हाँ एस्पिरेंट ने स्टडी की है, ऐसा नहीं है भी मतलब वही है, एक ब्रॉड माइंडेड है, मतलब चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहा है। तो जो और फाइंडिंग्स थी ये आप देख लीजिए, मैंने पीपीटी में डाल रखा है। तो मतलब ये रेसिज्म कॉलोनियल पावर थी, तो उन्होंने इसको अपनी सुप्रीमेसी को इस्टाब्लिश करने के लिए इस कंसेप्ट को बरत दिया। और अब देखिए जो डार्विन की थ्योरी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो उसको उन्होंने यूज किया टू जस्टिफाई जीनोसाइड एंड रेसिज्म। उन्होंने बताया वी स्ट्रॉन्ग आर कंसिडर टू सर्वाइव एंड वाइल वीक वुड डाई। तो ये सब एक क्या था, एक प्रोपेगेंडा था भी, ताकि जो कॉलोनियल कॉलोनीज हैं जैसे कि एशियन होगी, एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, तो उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयटेशन करने का एक सिंपल प्रोपेगेंडा था। अभी आप देखिए एक चीज और, तो रेस क्या है, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अदरिंग वेयर पीपल सेपरेट देमसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी। मतलब एक प्रोसेस है भी, एक सेट ऑफ पीपल डिसाइड करने का, हम जे लोग हैं आप जे लोग हो, आप हम सुपीरियर है हम इन्फीरियर है, जहाँ हम इन्फीरियर है जिस हम आप सुपीरियर हो। तो ये एक प्रोसेस है लोगों में। रेस क्या है, कि प्रोसेस है द क्रिएटिंग अदर्स। This process marginalize, dominate and control certain groups while creating stereotypes in the society. Stereotypes, society में stereotypes create हो जाती हैं। Racial categorization was created to legitimize the belief that whites are superior or to others. तो मतलब ये सब डिस्कशन क्या है, रेस इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। तो ये मैंने एक आर्टिकल है, तो इसमें सिस्टमेटिक रेसिज्म यूएसए में कैसे हो रहा है ये आप देख सकते हो। मतलब ये ग्राफ्स हैं भी, जो एम्प्लॉयमेंट पीपल है भी, जो वाइट हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है, ब्लैक्स देखिए बिल्कुल नीचे हैं। तो ये ग्राफ्स हैं, ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि पेपर 1 में आपको ये जो डेटा है कोट करोगे तो एक इम्पैक्टफुल आंसर बनता है। बट ऑन द अदर हैंड जब आप पेपर 2 के आंसर लिखोगे तो ये एक तरह का होमवर्क लगा लीजिए आप अपना। तो आप प्लीज़ मेक श्योर भी आप जो उसके जो वो हैं क्या कहते हैं, अपने जो पेपर 2 के इंडियन सोसाइटी का डेटा है उसको भी आप देखें भी, जो इंडियन सोसाइटी के रिलेटेड डेटा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जे फॉर्चून 500 कंपनीज में सीईओज डिफरेंट डिफरेंट रेसिज्म रेसिस के कैसे हैं, कांग्रेस में कितने मेंबर्स हैं, ब्लैक मेंबर्स ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस में उनकी पार्लियामेंट।
और इंसिडेंट ऑफ रेसिज्म इन इंडिया, जैसे कि जो हमारा जो बहुत ही प्यारा एरिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया, 8 सिस्टर स्टेट्स, तो इनके लोगों के साथ जैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारे इंडिया में। तो जे मैं इसको कंटिन्यू करने से पहले मेरी ना आप सभी जो भी जे एस्पिरेंट एजू गुरुकुल के से पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, जब और भी टॉपिक दे रहे हैं, तो मेरी आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट है भी प्लीज़, जो जब भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग आते हैं तो प्लीज़ बी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स देम। मतलब प्लीज़ नो स्टीरियोटाइप, क्योंकि अगर आप देखोगे हमारे इंडिया में एक जो स्टीरियोटाइप्स होती हैं, मतलब उनको जब नॉर्थ ईस्ट के लोग, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग आते हैं, दे आर इंडियंस, लेकिन लोग उनको क्या बोलते हैं, चीनी, नेपाली। तो प्लीज़ ये चीज़ मत करिएगा, ये अपने आप से प्रॉमिस कीजिए। मतलब दे आर वेरी मच इंडियंस लाइक अस। और इस चीज़ से ना हम एक जो आइडिया ऑफ इंडियन है, जब हम ऐसे स्टीरियोटाइप करते हैं, उस आइडिया को ही डिफीट कर देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से, सभी एस्पिरेंट से, सभी लोगों से भी प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड कीजिए, बी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स देम। और यही चीज़ हमारे जो एक आइडिया है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसको प्रमोट करेगी। और एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यू शुड बी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स द पीपल from the all the sections of society, from all the regions of society, all the religions of society। तो आप प्लीज़ कोई भी स्टीरियोटाइप अपने मन में मत बना के रखिए। तो ये एक था, ये फ़ोटो ब्लर हो गई, तो इसमें था, तो मतलब एक दिल्ली में जिम खाना क्लब है, तो वहाँ पे भी जब नॉर्थ ईस्ट के लोग आए थे तो उनको एंट्री देने से मना कर दिया था। तो ये एक बार आप ये भी इंसिडेंट देख लीजिएगा। और इंडिया में जो अफ्रीकन्स रह रहे हैं ग्रेटर नोएडा में, तो उन पे भी अटैक हुआ था। और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग थे, मतलब जब कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ था तो गवर्नमेंट की स्टडी कह रही है, तो ये आप देख लीजिएगा क्या है, इसको थोड़ा सा नेट पे पढ़ लीजिएगा। इसको नेट पे पढ़ लीजिएगा भी कैसे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो लोग थे ड्यूरिंग कोविड-19 आउटब्रेक, कैसे उनके साथ उनको मतलब हरास किया गया था, एब्यूज़ किया गया था, और उनको कोरोना वायरस भी लोग कहने लगे थे। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को देखिएगा और इन चीज़ों के नोट्स बनाइए कि ऐसी चीज़ें आप लिखते हो तो दे आर मोर इम्पैक्टफुल। और ये चीज़ को आप एथिक्स के पेपर में भी कोट कर सकते हो, ऐसे में भी कोट कर सकते हो, और पेपर सोशियोलॉजी के पेपर में भी। अभी ये क्रिकेटर जो थे डैरन सैमी, तो उन्होंने भी बताया भी कैसे वो जो डिस्क्रिमिनेशन था ड्यूरिंग आईपीएल वो कैसे करते थे। तो उनके जो हैदराबाद सनराइजर्स के टीम मेंबर थे उनको कालू बोलते थे। और हमारे इंडिया में ये देखिए, ये भी एक तरह का दिखाता है भी हम कितना स्टीरियोटाइप करते हैं। जब फेयर लवली क्रीम, मतलब वही वाइट वाइट वाइट, तो ये भी एक चीज़ को आप कोट कर सकते हो। अब आप देखिए, आज हम बात कर रहे हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। लेकिन आज आप देखोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एज इट कोई माइंड नहीं होता। मतलब जब आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे बनता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए बून और बेन फॉर द ह्यूमैनिटी। आई थिंक यूपीएससी के प्रीवियस पेपर में भी आया है। तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लिखते हो आप उसके बेनिफिट्स गिनाते हो भी, ऐसा है जी, रोबोट्स ऐसे काम करेंगे जहाँ पे ह्यूमन बींग्स नहीं जा सकते। लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक आप
क्रिटिसिज्म लिखते हो तो क्या होता है उसमें, उसमें आप लिखते हो क्रिटिसिज्म में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसाइड करती है कौन उसको बना रहा है। मतलब सपोज करो एक बाइस्ड मैन बना रहा है जिसके दिमाग में स्टीरियोटाइप्स भरे पड़े हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वैसी हो जाती है। तो ये एक चीज़ दिखाया था जो ट्विटर पे भी, जो दो बाइट लोग थे, सपोज करो बाइट की फ़ोटो ऊपर है, यानी कि जो बराक ओबामा जो कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से, तो इनके ऊपर है, तो तब भी जो एल्गोरिथम उठा रहा था। जब बराक ओबामा की फ़ोटो ऊपर थी तब भी बाइट फ़ोटो ऊपर उठा रहा था। तो मतलब ट्विटर एल्गोरिथम, तो ये एक मैंने पढ़ा था, तो आई थॉट आई शेयर इट विद यू। तो ये भी एक आर्टिकल था, प्लीज़ इसको नेट पे सर्च करेंगे मिलेगा भी, मतलब कैसे ये रेशियल वाइज्ड जो सॉफ्टवेयर हैं ये बन रहे हैं। अब देखिए ये आपको किसी स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने चीज़ों को, कंसेप्ट को समझा है और रियल लाइफ उन कंसेप्ट को इंटीग्रेट कर रहा हूँ। अभी आपको एक और बढ़िया चीज़ बताता हूँ। तो ये कंसेप्ट क्या है, जो आप देख लीजिएगा। तो अगर अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोना बी रियलिटी, वी कांट डिनाई दैट। हम इस चीज को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते। तो मतलब क्या हुआ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपको एथिकली यूज करना है। तो एक जो एथिकली यूज करने के लिए प्रिंसिपल बने एस्लोमार एआई प्रिंसिपल्स। एस्लोमार समटाइम आपको प्री में भी क्वेश्चन आ सकता है भी एस्लोमार किसके रिलेटेड है। तो एस्लोमार में वो जो रिसर्च इशू क्या हैं और एथिक्स वैल्यूज कैसी हैं, जैसे कि देखिए ह्यूमन वैल्यूज, वैल्यू अलाइनमेंट, तो ये सब चीज़ों को कैसे यूज करना है, दैट शुड बी योर प्रिंसिपल टू क्रिएट द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और लॉन्ग टर्म इशू क्या है, तो आप इस चीज़ को भी पढ़िएगा क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जीएस पेपर 3 साइंस भी है, और मैंने बताया है समटाइम आपको पूछ सकते हैं द एथिक्स ऑफ न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, द एथिक्स ऑफ एआई, तो ये भी आप पढ़िएगा। तो ये हमारा रेस था। अब हम बात करेंगे एथनिसिटी की। तो एथनिसिटी क्या है, जैसे कि रेस पहले फिजिकल फीचर्स पे बात होती थी, बट बाद में पता चला भी रेस इज जस्ट ए सोशल कंस्ट्रक्ट। तो सेम वे अब रेस एथनिसिटी क्या है, मेनली कल्चरल ट्रेड्स। कल्चरल ट्रेड्स, तो कल्चर ट्रेड के बेसिस पे एथनिसिटी को डिसाइड किया जाता है। तो ये एथनिक ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, एन एथनिक ग्रुप इज ए पीपल हु बिलीव दैट दे आर डिसेंडेड फ्रॉम ए पर्टिकुलर मिथिकल करेक्टर और हैविंग ए कॉमन ओरिजिन। एक मिथिकल करेक्टर से ओरिजिनेट हुए हैं जो कॉमन ओरिजिन है। दे आर कनेक्टेड बाय ब्लड रिलेशन, लैंग्वेज, कल्चर, किनशिप टाइज एंड रिलीजन। तो वो आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं जो उस ग्रुप पीपल हैं। हचिनसन एंड स्मिथ, हचिनसन एंड स्मिथ, तो ये प्लीज रट्टा मार लीजिएगा, पीपीटीज मिल जाएंगी, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। हचिनसन एंड स्मिथ ने 6 फीचर आइडेंटिफाई की ऑफ एन एथनिक ग्रुप, ए प्रॉपर नेम, ए myth of common ancestry, shared historical memories, common culture, a link with their homeland and a sense of solidarity। तो ये एथनिक ग्रुप की एक डेफिनेशन। एथनिसिटी कब अराइज होती है, एथनिसिटी अराइज व्हेन डिफरेंट पीपल कम इनटू कांटेक्ट विद द ईच अदर एंड वे इट डेवलप डिपेंड्स ऑन द सोसाइटल कंडीशंस। अब डिफरेंट एथनिसिटी के लोग आपस में कनेक्ट में आ गए। इट इज यूज्ड बाय अप्रेस्ड ग्रुप्स एज ए मीन्स टू इंप्रूव देयर पोजीशन। जो अप्रेस्ड लोग हैं, आप देखोगे इंडिया में कई एथनिसिटी बेस्ड मूवमेंट्स हैं। पेपर 2 का टॉपिक है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट, एथनिसिटी बेस्ड मूवमेंट्स, ये हम डिटेल में देखेंगे। तो अप्रेस पीपल तो एथनिसिटी को यूज करते हैं टू इंप्रूव देयर पोजीशन एंड मीट देयर प्रेजेंट डिमांड फॉर सर्वाइवल। जब उनको पता लगता है भी यार अब डिफिकल्ट हो रहा है, जब कुछ ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, तो एक एथनिसिटी वो राइज करते हैं ताकि वो उस जो डोमिनेंट को फाइट कर सके।
Shermaron define an ethnic group as a community with a larger society that share a real or supposed common ancestry, memory of shared past, and a cultural focus on symbolic elements that represent their peoplehood, such as kinship pattern, religion, language, and nationality. तो इन्होंने बताया जो शर्मरॉन थे, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो कि एक एथनिक ग्रुप को फॉर्म करते हैं, किनशिप टाइज, लैंग्वेज, रिलीजन। तो और एक उन्होंने जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, ही आल्सो नोट दैट देयर मस्ट बी ए कॉन्शियसनेस अमंग द मेंबर ऑफ द ग्रुप। अब वही एंथनी डी स्मिथ ने, अब मैं इतनी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, अगर एक भी डेफिनेशन आपके याद रहेगी ना, एक भी नाम रह गया याद, तो हाईलाइट करो आंसर में। तो मैं इतना कंटेंट आपको, मैं बार बार वही बोलता हूँ, मैं 1500 वर्ड का कंटेंट दूंगा, आपके 500 का भी रह गया, आपका काम हो जाएगा, आप बढ़िया आंसर लिख पाओगे। तो एंथनी डी स्मिथ ने क्या डिफाइन किया? एन एथनी इज नेम ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर्ड एंसेस्ट्री, मिथ, history, culture, and have a connection to the specific territory. They also have sense of solidarity. Smith emphasized the importance of shared history in bringing the members of a group together. उसके बाद 3 स्कूल ऑफ थॉट्स आए, मतलब जो इसको था, तो एथनिसिटी को जो स्टडी किया था, 3 स्कूल ऑफ थॉट आए, प्राइमोडियल स्कूल ऑफ थॉट, इंस्ट्रूमेंटल स्कूल ऑफ थॉट एंड सिचुएटिव प्राइमोडियल अप्रोच। तो मैं ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो मैं आपको इसका बताता हूं। जो प्राइमोडियल स्कूल ऑफ थॉट था, वो जो कहता था, क्या क्या कह रहा है वो भी, जो एथनिसिटी है इट इज इनएट, फिक्स्ड एंड गिवन एंड अचीव थ्रू बर्थ, इज परमानेंट एंड अनचेंजेबल। तो मतलब जो स्टार्टिंग से है, इनएट है, मतलब बाय बर्थ आपको मिली है, जो एथनिसिटी है फिक्स है, मतलब चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक प्राइमोडियल स्कूल ऑफ थॉट था। तो अभी प्राइमोडियल स्कूल ऑफ थॉट का जो क्रिटिसिज्म था, प्राइमोडियल स्कूल फेल टू एक्सप्लेन द डायनामिक नेचर ऑफ आइडेंटिटी एंड एमरजेंस ऑफ डिफरेंट आइडेंटिटी और डिफरेंट पॉइंट इन टाइम। डिफरेंट आइडेंटिटी कैसे वो होती हैं, उस चीज को जे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था प्राइमोडियल स्कूल ऑफ थॉट। तो फिर क्या आया? इंस्ट्रूमेंटल स्कूल ऑफ थॉट। तो डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर थे, पॉल ब्रास, टेडगर, अवेन कोहेन। तो इन्होंने कहा जो जो एथनिसिटी एज ए कंसेप्ट है, इट इज ए सोशली एंड पॉलिटिकली कंस्ट्रक्टेड कंसेप्ट। मतलब कोई इनहेरेंट क्वालिटी नहीं है, कोई बाय बर्थ नहीं मिली एथनिसिटी किसी को भी, इट एज ए सोशली एंड पॉलिटिकली कंस्ट्रक्टेड कंसेप्ट। तो उन्होंने जो स्कॉलर्स थे, ये बिलीव दैट एथनिसिटी इज ए कंस्ट्रक्टेड बाय द एलीट्स ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप फॉर देयर ओन इंटरेस्ट एंड एथनिक बाउंड्री आर फ्लेक्सिबल एंड कैन चेंज ओवर टाइम। तो जो एलीट थे उस किसी ग्रुप के, उन्होंने जो एथनिसिटी एज ए कंसेप्ट उसको किया अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। एलीट्स select aspects of a group's culture and define their ethnicity, using them as symbol to mobilize the group and compete with the other groups. This is done to share and occupy political and economic resources and not necessarily because of actual descent. तो जो elite हैं वो उस ethnicity concept को करते हैं, लोगों को कहते हैं हमारी ये ethnicity है, हम ऐसे थे। जैसे कि अगर आप देखोगे अडोल्फ हिटलर, तो उसने क्या किया, जो जर्मन पे रूल करने के लिए उसने भी एक एथनिसिटी का जो कंसेप्ट को कैसे यूज किया। आल्दो जब किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, तो मैंने जब ये कंसेप्ट को समझा, तो मेरी क्या होती है, जब भी मैं कोई कंसेप्ट पढ़ता हूँ, जब भी मैं कोई सोशियोलॉजिकल थॉट पढ़ता हूँ, तो मैं ना उसको दिमाग में प्रोसेस करने लगता हूँ और रियल लाइफ चीज़ों में अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी जैसे हम देखते हैं भी एथनिसिटी को जो एज ए कंसेप्ट है, भी उसको एलीट यूज करते हैं, पॉलिटिकली एंड सोशली कंस्ट्रक्टेड है। तो अभी आप देखिए, इसको अगर हम अप्लाई करेंगे, तो एडोल्फ हिटलर ने क्या किया, जो जर्मन को उनकी एथनिसिटी बताया, वी आर आर्यंस, द ग्रेट रेस आर्यंस, और उसके बेसिस पे कैसे जूस को मारा, कैसे उनको कंसंट्रेशन कैंप में उन पे जो
उन्होंने एट्रोसिटीज की फॉर देयर ओन बेनिफिट, पोलिटिकली बेनिफिट, तो दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल स्कूल ऑफ थॉट। तो सिचुएटिव प्राइमोर्डियल स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है, उसने कहा भी ऐसा नहीं है, दोनों अप्रोचेज ही गलत हैं। वो क्या कहता है, सी एथनिसिटी एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, मीनिंग दैट एथनिक फैक्टर हैव अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल आउटकम्स, अनलाइक प्राइमोर्डियलिस्ट हु सी एथनिसिटी एज अ गिवन natural and solid unit. Violent approach takes a more fluid view of ethnicity as a process of group formation. तो वाइलैंड की जो अप्रोच थी, द इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच व्यू, वो क्या कह रहा है, वो पढ़िए आप, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। द इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच व्यू एथनिसिटी एज ए कंस्ट्रक्शन दैट इज फ्लेक्सिबल एंड क्रिएटेड बाय एलीट्स ऑफ कम्युनिटी। एथनिक ग्रुप्स आर, अब एलीट्स क्या है, जब आप पढ़ोगे ना एलीट थ्योरी ऑफ पावर, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। एथनिक ग्रुप्स, जो कि हमारा बहुत जल्दी उस पर भी लेक्चर हम अपलोड करेंगे। एथनिक ग्रुप्स आर आल्सो इंटरेस्ट ग्रुप्स while and believe that ethnicity and ethnic groups are created by external influences and are dependent variable. However, when they are formed, they can be independently influenced and decision making process. तो मतलब वो क्या कह रहा है भी, आल दो उसके बेसिस पे बनता है इन एट पे, बट ऐसा नहीं है भी वो जरूरी है, क्योंकि जब एथनिसिटी नेचुरल फ्लेक्सिबल होती है, बट वो ये नहीं बता पाती भी सम ग्रुप क्यों डिसअपियर हो जाते हैं और नई आइडेंटिटी कैसे फॉर्मेट होती है। और जो इंस्ट्रूमेंटल थे वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे भी हाउ एथनिसिटी इज सोशली एंड पोलिटिकली कंस्ट्रक्टेड एंड बट मोटिवेट पीपल टू फाइट फॉर देयर एथनिक ओरिजिन। तो उन्होंने जो सिचुएटिव प्राइमोर्डियल अप्रोच को किया, मेरे एथनिसिटी बोथ है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट भी है इंडिपेंडेंट भी है। ही आर्ग्यू दैट एथनिसिटी इज मॉडर्न इन्वेंशन दैट यूज सिलेक्टिव कल्चरल मटेरियल को कलेक्ट करता है टू क्रिएट ए सेंस ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी, बट इट आल्सो हैज ए इंडिपेंडेंट इफेक्ट ऑन सोसाइटी। इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स हैं भी, जरूरी नहीं है सारा कुछ उसी के बेसिस पे है। प्राइमोर्डियल ट्रेड्स आर important forming ethnicity, but ethnicity is not solely dependent on primordialism. तो ये एक 3 अप्रोचेज हैं। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा इनके देख लोगे, बस एक दो लाइनें याद रख लोगे, प्राइमोर्डियल, इंस्ट्रूमेंटल, सिचुएटिव प्राइमोर्डियल। भी सिचुएशन के बेसिस पे प्राइमोर्डियल जो चीज़ें थी वो यूज कर लेते हैं। सिचुएटिव प्राइमोर्डियल नाम से ही क्लियर है। एक आती है प्लूरलिज्म। तो ये क्या कहती है, द थ्योरी एम्फसाइज द को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स विद इन ए सोसाइटी, विद ईच ग्रुप मेंटेनिंग इट्स डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी एंड प्रैक्टिसेस। अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव, ethnic diversity is seen as the positive feature of society, and efforts are made to be promote mutual respect and understanding among the different ethnic groups. जैसे कि इंडिया में भी कहते हैं भी डिफरेंट एथनिसिटी के लोग हैं। तो अगर आप देखोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जैसे प्लूरलिज्म को प्रमोट करने के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ऐसे आपको मतलब ना ये जो चीज़ें हैं इंटरलिंक करनी है, माइंड ओपन कीजिए अपना। कंस्ट्रक्टिज्म क्या है, वही विद एथनिसिटी कैसे कंस्ट्रक्टेड है, मतलब टू मेंटेन थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड पावर रिलेशनशिप्स और हिस्टोरिकल प्रोसेस भी एक जो सोशली कंस्ट्रक्टेड है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये एथनिसिटी कैसे ओरिजिनेट होती है, रेस कैसे ओरिजिनेट होती है, फिर आप एथनिसिटी बेसिस पे कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, बहुत एग्जांपल्स मिल जाएंगी आपको। जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप रेस में ऑन द बेसिस ऑफ रेस पे भी लिख सकते हो, एथनिसिटी की बेसिस पे भी लिख सकते हो। तो डिफरेंस बिटवीन रेस एंड एथनिसिटी, ये भी एक मैंने कई बार पूछ लेते हैं आपसे। रेस एंड एथनिसिटी आर टू डिफरेंट कंसेप्ट, while they are sometimes used interchangeably, there are clear distinction between them. Race is based on physical features, while ethnicity based on cultural traits such as shared culture, history and ancestry. तो रेस फिजिकल फीचर्स पे हैं, आप लिख सकते हो। तो फिजिकल फीचर कहते मोर इम्पॉर्टेंट है रेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, और कल्चरल मार्क्स एथनिसिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए।
बट एट द एंड ऑफ द डे बोथ आर सोशली कंस्ट्रक्ट। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन आप इसके जो है आप पेपर्स को एनालाइज कीजिए। तो लिखिए, मैं लिख देता, मैं आई थिंक जिस पीपीटी बनाते टाइम भूल गया। सो थैंक यू क्लास। तो मैंने ये लेक्चर बहुत मतलब काफ़ी 2 दिन लग गए थे, पढ़ रहा था ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगे होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।